नमस्कार। सोचिए, इतिहास को पढ़ना कभी कभी एक डिटेक्टिव स्टोरी को सुलझाने जैसा होता है। छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी की पूरी भूली बिसरी दुनिया की तस्वीर बनाना। आज हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। एक ऐतिहासिक जासूसी मामले की तह तक जाएंगे। प्राचीन भारत की कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से सुराग से। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, ये जो चीज है ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक हड़प्पा की मुहर है। सोचिए जरा, ये छोटी सी मुहर 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। एक ऐसी दुनिया की गवाह जिसे हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ये एक चाबी की तरह है जो एक पूरी सभ्यता के रहस्यों का ताला खोल सकती है। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से रेत और वक्त के नीचे दबी हुई थी। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव वो है ये मुहर और इसकी कहानी। यही वो शुरुआती खोज थी जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर दी थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब कनिंघम जैसे शुरुआती पुरातत्वविदों को ये मोहरें मिली तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये कितनी पुरानी हो सकती हैं। वो हैरान थे। वो इन्हें उस समय में फिट करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो जानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत का इतिहास तो बहुत बाद में गंगा घाटी के शहरों से शुरू हुआ था। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी और पुरानी सभ्यता के निशान देख रहे थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो छोटी सी मुहर, वो एक बहुत बड़े राज का दरवाजा निकली। वो एक ऐसा सुराग थी जिसने हमें विशाल और अविश्वसनीय रूप से आधुनिक शहरों तक पहुंचाया। हड़प्पा सभ्यता के महानगर। उन शहरों की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप अर्नेस्ट मैके के इस बयान से लगा सकते हैं। वो शुरुआती खुदाई करने वालों में से एक थे और मोहनजोदाड़ो की ड्रेनेज व्यवस्था देखकर हैरान रह गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस समय की सबसे बेहतरीन शहरी इंजीनियरिंग में से एक थी जो दुनिया के किसी भी हिस्से के सिस्टम को टक्कर दे सकती थी। और यहाँ हम उस कमाल की इंजीनियरिंग का सबूत देख सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो का एक रेखा चित्र है। जरा ध्यान से देखिए कैसे हर घर एक आंगन के चारों ओर बना है। शायद यही वो जगह थी जहाँ खाना पकाने और बुनाई जैसे काम होते होंगे। और प्राइवेसी का कितना ध्यान रखा गया था। जमीन से सटी दीवारों पर कोई खिड़की नहीं है। ये सब कुछ यूं ही नहीं था, ये एक सोचा समझा डिजाइन था। तो ये साफ हो जाता है कि ये शहर बस यूं ही नहीं बन गए थे। हड़प्पा के शहरों की कुछ खास बातें थी। सड़कें बिल्कुल सीधी एक ग्रिड पैटर्न में थी। ड्रेनेज का सिस्टम पूरे शहर में फैला हुआ था। और तो और ईंटों का साइज भी एक जैसा था। ऐसा लगता है जैसे पहले सड़कों और नालियों की प्लानिंग हुई और फिर उनके आसपास घर बनाए गए। ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि इन शहरों को बनाने से पहले बहुत ध्यान से योजना बनाई गई थी। चलिए अब शहरों के ढांचों से आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर नजर डालते हैं जो हमें वहां रहने वाले लोगों के बारे में बताती हैं। हमारी जासूसी अब और भी गहरी होने वाली है। देखिए, समाज में क्या फर्क थे, इसको समझने के लिए पुरातत्वविद एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो मिली हुई चीजों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है उपयोगितावादी वस्तुएं, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुइयां। और दूसरी तरफ है लग्जरी या विलासिता की वस्तुएं जो बहुत कम मिलती हैं, कीमती चीजों से बनी हैं या जिन्हें बनाने में मुश्किल टेक्नोलॉजी लगी है, जैसे कि फायोंस के छोटे छोटे बर्तन। और यहाँ इन तस्वीरों में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हैं साधारण रोज काम आने वाले मिट्टी के बर्तन और दूसरी तरफ एक सजी धजी टेराकोटा की मूर्ति। यह अंतर हमें बताता है कि हड़प्पा समाज में शायद सभी लोग एक जैसा जीवन नहीं जीते थे और कुछ लोगों के पास दुर्लभ और कीमती चीजें हुआ करती थीं। कब्रों से एक और बड़ा और थोड़ा हैरान करने वाला सुराग मिलता है। सोचिए मिस्र के पिरामिडों के बारे में, जहां राजाओं को बेशुमार दौलत के साथ दफनाया जाता था। हड़प्पा की कब्रों में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ, कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं, पर कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ कीमती चीजें दफनाने में यकीन नहीं रखते थे। ये शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उनकी अलग सोच की तरफ इशारा करता है। अब हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नया सुराग, एक ऐसी कड़ी जो शायद हड़प्पा सभ्यता के अंत और उसके बाद आने वाली संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम कर सकती है। और वो है गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तनों का रहस्य। इसे कहते हैं गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति या शॉर्ट में ओसीपी। ये कल्चर सिंधु गंगा के मैदान में कांस्य युग के आखिरी दौर में मौजूद था। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बर्तनों को छूने पर पुरातत्वविदों की उंगलियों पर गेरुआ रंग लग जाता था। यह हमारी ऐतिहासिक पहेली का अगला टुकड़ा है और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ओसीपी संस्कृति शायद मध्य एशिया से आए शुरुआती भारत ईरानी भाषा बोलने वालों से जुड़ी हो सकती है। थ्योरी ये है कि शायद यही लोग आखिरी हड़प्पा वासियों के संपर्क में आए होंगे जिससे संस्कृतियों का मेलजोल हुआ। हालांकि ये अभी भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है और इसे साबित करने के लिए और सबूतों की जरूरत है। हड़प्पा के पतन के लगभग 1000 साल बाद भारतीय उपमहाद्वीप में नए शहर और नए साम्राज्य उभरे। तो क्या पुरानी सभ्यता के विचार पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो बदले, विकसित हुए और बाद के महान साम्राज्यों ने उन्हें अपना लिया। ये टाइमलाइन हमें एक अंदाजा देती है। हड़प्पा के बाद एक लंबा गैप था और फिर मौर्य और गुप्त जैसे ताकतवर साम्राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास को एक नया आकार दिया। शासन की ताकत और अर्थव्यवस्था कैसे बदली, इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है सिक्के। एक तरफ है मौर्य काल का एक साधारण सा चांदी का सिक्का और दूसरी तरफ गुप्त साम्राज्य का ये शानदार सोने का सिक्का, जिस पर राजा की तस्वीर और नाम साफ साफ बना है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये ताकत और कला का प्रदर्शन है। और सिर्फ सिक्के ही नहीं, शासन करने का तरीका भी बदला। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म यानी नैतिक जीवन जीने के संदेश पत्थरों पर खुदवाए। सदियों बाद गुप्त राजाओं ने अपनी तारीफ में प्रशस्तियां यानी कविताएं लिखवाईं, जिनमें उन्हें देवताओं के बराबर बताया गया। वक्त के साथ शासन, व्यापार और राजशाही की सोच और भी जटिल होती गई। और अब हम अपनी इस जासूसी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम उस सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य पर आ गए हैं जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास की पड़ताल कभी खत्म नहीं होती। यह है सबसे बड़ा, सबसे अनोखा, अनसुलझा मामला, हड़प्पन लिपि। इसमें करीब 375 से 400 अलग अलग निशान हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी भाषा है जो वक्त में कहीं खो गई है। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो उनके धर्म, उनके कानूनों, उनकी कहानियों के बारे में क्या क्या जान सकते थे, कितने ही राज खुल जाते। और लिपि के अलावा भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार आखिर किस लिए था? क्या वो किसी खास पूजा पाठ के लिए था? पूरी की पूरी सभ्यता खत्म क्यों हो गई? क्या मौसम बदला, नदियां सूख गई या कोई हमला हुआ? और उन अनगिनत टेराकोटा की महिला मूर्तियों का क्या मतलब था? क्या वो देवियां थीं, खिलौने थे या कुछ और? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इतिहासकार आज भी तलाश रहे हैं। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।